नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष खड़ियार। देखिए, आज फिर हम लोग घटनासार जो है उसके राष्ट्रीय संस्करण जो है उसके उसके 10 टॉपिक फिर से खत्म करेंगे। पीछे 2 लेक्चर इसके आ चुके हैं और प्रॉपर एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी घटनासार अर्धवार्षिकी के नाम से चैनल पे। सब वीडियो उसके वहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए है, आज हम लोग 10 टॉपिक इसके खत्म करेंगे। शुरुआत इसकी होती है यहाँ से, नेपाल की जो भारत में जो नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा थी उससे शुरुआत होती है। और आगे केवल एक वीडियो जिसका और आएगा, जिसमें 6 महीने की पूरी राष्ट्रीय जो घटनाएं थी वो सारी सब खत्म हो जाएंगी। चलिए, मैं आता हूँ नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर। देखिए, ये यात्रा बहुत अहम रही है, इसलिए देखिए अहम रही है बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सब चीजों पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुल 7 समझौते हुए हैं। देखिए, कोई आया गया ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट समझौते आप ध्यान रखना, क्वेश्चन जो निकल के आएंगे वो यहीं से निकल के आएंगे आपके सामने। चलिए, तो है क्या, जो प्रधानमंत्री का नाम ये है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक, इनकी यात्रा थी कौन तारीख से, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, 3 जून तक इन्होंने यात्रा की और ये पहली बार यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में। और आगे अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको मिलेगा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे ऐसी चर्चा हुई है। कुल 7 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारत और नेपाल के बीच में सहमति बनी है। ठीक, उसमें आपको जल विद्युत मिलेगा और महाकाली नदी के ऊपर जो सिरसा और जो झोलाधार पुल बनाए जा रहे हैं उनकी चर्चा हुई है। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट की चर्चा हुई है। उर्वरक संयंत्र जो इंडिया बनाएगा उसकी चर्चा हुई है। और पाइपलाइन को जो एक्सटेंशन मिला है चितवन तक, उसकी चर्चा हुई है। तो देखिए, क्वेश्चंस यहीं से आपको निकल के आएंगे, क्योंकि नेपाल हमारा एक नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री होने के साथ साथ रिश्ते अच्छे रहे, कई बार रिश्तों में बहुत खटास भी आ गई थी, मधेसी अदेसी कई सारे मुद्दे थे पीछे के दिनों में। तो यहाँ पे इंडिया, आपको पता है, इंडिया और नेपाल का एक ओपन बॉर्डर है, कल्चर भी लगभग समान है और पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और आपको पता हो कि जो नेपाल है, नेपाल कहीं से सी को टच नहीं करता है। मान लीजिए इसको अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करेगा, तो सी तक पहुंच के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इंडिया ही जिम्मेदार है। ओके, इंडिया के थ्रू ये सी तक अपनी पहुंचाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट ये लेके जाएगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो मैं आता हूँ। अच्छा, नेपाल के साथ में इंडिया के कितने जो ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 5 स्टेट जो है इंडिया के वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल आएगा, इसके बाद सिक्किम, ये 5 है। ठीक, और मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है, तो सूर्य किरण, याद रखना। और सूर्य किरण के साथ में और भी चीजें हैं, चलो वो जब आएंगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो मैंने बताया किन पे समझौता हुआ। ठीक है, इन सब चीजों को देख लेते हैं। भारत जो है नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत जो बिजली है उसका आयात करता है। ठीक, आयात करता है, निर्यात नहीं करता है, अब कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, आयात करता है और आगे एक दशक में इसको कहाँ तक, 10,000 मेगावाट। इसकी देखिए जरूरत क्या पड़ती है, जब आप बिहार वाले एरिया में जब आप पहुंचते हैं तो बहुत सारी नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। ठीक, तो इंडिया इस बाढ़ को रोकने के लिए बहुत सारी आर्थिक मदद भी करता है, क्योंकि वहाँ डैम बनाने की योजना है। और देखिए, जो नेपाल है उसकी टेरिटरी आपको कुछ ऐसी मिलेगी कि उबड़ खाबड़ ऐसे वाली। ठीक है, पहाड़ वहाड़ ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे डैम आराम से बन जाता है और उससे ही हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे बना सकते हैं। उससे ही इंडिया बिजली खरीद लेता है, तो इंडिया को भी फायदा है, यहाँ बाढ़ नहीं आती, इसका भी फायदा है। ठीक है, और क्या है, और भारत के रास्ते बांग्लादेश को ये बिजली सप्लाई की जा सकती है, इसमें भी सहमति बन गई है। और क्या है, देखिए आगे लिखा है, देखिए महाकाली जो नदी है उस पे 2 पुल बनाए जा रहे हैं, एक है सिरसा, दूसरा है झूलाघाट। ठीक, बस इस पे सहमति बन गई है, इन चीजों को याद रखना। और एक चीज पे मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आपको लेके आता हूँ, जो है पारगमन संधि, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट। अब मैंने ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट ही मैं बता रहा था उस समय, क्योंकि देखिए जो नेपाल है वो समुद्र से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, सी से बिल्कुल भी उसका कोई जुड़ाव नहीं है। तो अगर कोई उसको चीज इंटरनेशनल ट्रेड करनी है किसी चीज के लिए, तो वो इंडिया के थ्रू ही जा सकता है। एक चारों तरफ से घिरा हुआ है, तिब्बतियन रास्ता बहुत खराब है, चाइना के साथ में बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा करता है फिर भी। तो एक मतलब मजबूरी भी है नेपाल की, और इंडिया के साथ में एक सुविधा भी हो जाएगी। इसमें क्या है ना कि इस संधि में है कि समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच हो जाएगी नेपाल की, और इंडिया अपने रेल मार्ग भी इनको यूज करने को दे सकता है आगे। और जो वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज स्कीम जो चलाई जा रही है, नदियों में जो माल वाहन जो चीजें हैं उनसे आयात और निर्यात होगा,
वो चीज़ें वाटर नेशनल वाटरवेज जो हैं उनको उनमें आती हैं, तो उसको भी यूज़ करने को इंडिया इसको देगा, इस पे भी सहमत बन गई है। अगली देखिए बात है कि नवीकरणीय के लिए दोनों देशों के बीच उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेपाल की मांग थी कि इंडिया एक ऐसा उर्वरक संयंत्र यहाँ पे लगा दे। ठीक, दूसरी चीज, चलिए नैनो डीएपी मैंने आपको बढ़ा दी है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी एग्जाम में आपके। और देखिए एक पेट्रोलियम, इंडिया बहुत सारा पेट्रोलियम कच्चा तेल जो होता है वो मंगाता है, इसके बाद उसको प्रोसेस करके पास की कंट्रीज को बेचता है। ठीक, तो अब जब प्रोसेस करके बेचता है तो उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। तो देखिए पहले से ही एक पाइपलाइन है बिहार के लिए, बिहार की मोतिहारी से अमलेखगंज नेपाल की तरफ ये बिछाई गई थी, और इसका ही एक्सटेंशन किया जाएगा कहाँ तक, तो चितवन नेपाल तक। यहाँ नेपाल नहीं लिखा है, चितवन नेपाल में है। ओके, तो यहाँ तक इसका ये कुछ शायद 60-70 किलोमीटर के आसपास होगी, आई डोंट नो, बट देख लेना एक बार। इसके इसके और क्या है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता होगा, जो चिकन नेक है उसके बगल में ही है। ठीक, सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल, नेपाल से जब आप चलोगे ऐसे, इधर नेपाल इधर सिलीगुड़ी हो गया। ठीक, तो यहाँ तक नेपाल के झापा, यहाँ पे झापा आप लिख लेना, झापा से यहाँ तक सिलीगुड़ी तक एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठीक, इसका भी निर्णय लिया गया, बस और कुछ नहीं है। 7 समझौते हैं और दुनिया भर की चीजें इसमें मत याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जब जब आता है तब तब मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जीआई टैग देता कौन है, कहाँ से आया। तो देखिए 1999 में जीआई एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, हिंदी में ऐसे बोलेंगे जीआई एक्ट, वैसे नॉर्मली जीआई एक्ट बोल दिया जाता है। तो ये देता कौन है, तो देखिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, ये देता है। और ये किसके अंडर आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। ये जो है जीआई टैग देते हैं। जीआई टैग होते क्या है, तो देखिए इंग्लिश में इसका अगर प्रोनाउंस करो तो ना जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अब जियोग्राफिकल इंडिकेटर है तो आप ये समझिए, जियोग्राफी किसी भी भौगोलिक, वहाँ की भौगोलिक जो विशेषता होती है वो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर उसके जो प्रोडक्ट होते हैं भौगोलिक विशेषता के, उससे ही जीआई टैग उन्हीं चीजों को दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे किसी भी भौगोलिक जगह पे, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई चावल की किस्म बहुत अच्छी होती है तो उसको दे दिया जाएगा, कहीं का आम अच्छा होता है तो उसको दे दिया जाएगा, या कोई प्रोसेस्ड तरीका है, जैसे जैसे तिरुपति लड्डू को दिया गया था। ठीक, और आपको सुनने में मिला होगा कि वो रसगुल्ले पे जो विवाद था वेस्ट बंगाल और किसका, ओडिशा का। ठीक, तो उसमें उसमें ओडिशा ने बाजी मार ली थी। ठीक, तो इन सब चीजों पे भी दिया जाता है, मतलब वहां की विशेषता होगी, वहां की ज्योग्राफी की वो विशेषता होगी। ठीक, उसलिए दिया जाएगा। चलिए, तो एग्रीकल्चर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट है उस पर दे देंगे, कोई शिल्प कला है उस पर दे देंगे, खाद्य पदार्थ है, शिल्प कला में जैसे क्या, जैसे कि मधुबनी की पेंटिंग्स हो गई, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ कोई है जैसे रसगुल्ला मैंने बताया, ऐसी चीजों को दे दिया जाता है। तो देखिए एक बार बहुत ज्यादा बांट दिए गए हैं, 33 इस बार बांटे गए हैं जीआई टैग। ठीक, 33 बांटे गए, इसमें अलग अलग स्टेट को बांटे गए। इन स्टेट किसको किसको मिले हैं, तो ये 7 स्टेट हैं। हो सकता है कि ऐसे ना लिखा हो, आपसे यही सीधे पूछ लिया जाए, ये 7 स्टेट है। तो देखिए यूपी को कितने मिले, यूपी जिस स्टेट से आप हो उसको ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इसमें मिले हैं तमिलनाडु को, बट यूपी को आप याद रखना 10 इसको मिले हैं। अब देखिए जब 33 मिले हैं तो 33 के 33 रखने हैं आपको, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रखने। बट अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पेट दे रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी दे रहे हैं, ओके, आर आने वाला है उसको दे रहे हैं, तो 10 के 10 बिल्कुल रख लेना, बिल्कुल रख लेना, सीरियसली रख लेना। और अदर जो स्टेट हैं इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिनको इन्होंने ऐसे करके ऑलरेडी बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनको बोल्ड में लिखा हुआ है। ठीक, तो उनको रख लेना बस। बाकी जीआई टैग क्या है वो यहाँ पे लिखा गया। पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। यूपी का चलो देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन, बनारस के देखिए 3-4 बनारस में ही ऑलरेडी दिए गए इसी बार, जैसे बनारस पान सुपारी है। ठीक, इसको दिया गया। बनारसी लंगड़ा आम जो है, ऊपर आ जाइए यहाँ पे, आम उसको दिया गया। और बनारस शहर के रामनगर भंता जो बैंगन है के साथ आदम चीनी चावल, एक चावल की प्रजाति है आदम चीनी, इसको भी जीआई टैग दिया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जीआई टैग दिए गए, ये किस शहर के दिए गए। ठीक, या यूपी में इसमें कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, अलीगढ़ का ताला आपको याद रहेगा, बखिरा के पीतल बर्तन आपको याद रहेंगे, बांदा का सजर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प है, इसको याद रखना, नगीना लकड़ी शिल्प है, इसको याद रखना। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है हमेशा से ही, जो सबसे ज्यादा आंवला होता है वो प्रतापगढ़ में ही होता है। ठीक, तो उसको याद रखना, ये आएगा। और हाथरस की हींग वो
जीआई टैग मिला। ठीक, ये चीजें सब रट लेना, सीरियसली रट लेना इसको। चलिए, अभी तक यूपी के टोटल कितने हो गए? तो 45 हो गए जिनको जीआई टैग मिल चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 जो है वो केवल वाराणसी क्षेत्र के ही आसपास आते हैं। अब देखिए तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, तो ये सब नाम लिखे हुए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना। इसमें मारतंडम शहद, इसको याद रखना। ठीक, इसको याद रखना। और इनको अलग अलग हैं, इनको देख लेना एक बार। चलिए, और इसमें जम्मू कश्मीर का क्या है? तो रामबन सुलाई शहद है, रामबन अनारदाना है, और बसोहली पेंटिंग सहित, जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, उनको भी जीआई टैग दिया गया था किसी समय। तो 8 उत्पादों को इसमें दिया गया। इसके साथ बिहार, देखिए बिहार में कौन है? तो मिर्च चावल, समझे, ये चावल की एक प्रजाति है। ठीक, इसको दिया गया, इसको याद रखना। मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। मध्य प्रदेश के रीवा का सुंदरजा आम है, रीवा सुंदरजा आम, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ का दुबराज चावल है, इसको भी याद रखना। छत्तीसगढ़ दुबला है, ऐसे करके कुछ कर लेना, याद आ जाएगी। और लद्दाख के किंग स्कोस को जीआई टैग मिला। किंग स्कोस दरअसल ऐसी चीज होती है जो लद्दाख में जो लकड़ी है उस पर नक्काशी की जाती है, उसको ही बोलते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें याद कर लेना। ठीक, मरचा चावल के बारे में यहाँ पे चीजें लिखी हैं, छोटे दाने का होता है, ये सब चीजें देख लेना। कोई ऐसी सुगंधित चीज, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी लिखी होंगी। ठीक है, इसको देख लेना। सुंदरजा आम रीवा जो मिला है, इसको याद रखना। मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और सुंदरजा आम की विशेषता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये भी इसको खा सकते हैं। चलिए, और इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जो हैं उनको जीआई टैग दिया गया, जैसे कि सिरोह का सरबती गेहूं है, मुरैना, भिंड मुरैना आपको पता ही होगा की गजक, डिंडोरी। ठीक, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट। ठीक, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर की भेड़ा घाट का स्टोन, आपको पता है जबलपुर भेड़ा घाट में सुंदर संगमरमर के पत्थर आपको मिलते हैं। यहीं पे जो वाटरफॉल है जब वो गिरता है तो बहुत बहुत सुंदर ऐसा दृश्य बनाता है। ठीक, बालाघाट की वारासियोनी की साड़ी। ठीक, ये सब चीजें देख लेना, एक बार लिस्टिंग कर लेना। और एक बार में ये याद नहीं होंगी, बहुत डरना मत। 3 4 5 बार जब आप देख लेंगे ना धीरे धीरे करके, तो आपको याद रहेगा। जैसे नागरी दुबराज धमतरी, ये है इस चावल की, जैसे दुबराज चावल जो है उसी का पूरा नाम है नागरी दुबराज धमतरी। ठीक, ये चावल की किस्म है। लद्दाख किंग्स कोर्स है, लकड़ी की नक्काशी पे ये ऐसा किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए अगले टॉपिक पे आता हूँ, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना। जितने बार वेरी लिख पाना उतने बार लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब देखिए है क्या लिगो इंडिया प्रोजेक्ट। लिगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? चलिए इसको मैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक, जिसको लिगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। मंजूरी किसने दी है? तो देखिए कैबिनेट कमेटी होती है, ऐसे प्रस्ताव को, मतलब जो कैबिनेट कमेटी है उसी ने इसको मंजूरी दी। इसकी जरूरत क्या थी? तो देखिए इसकी जरूरत थी जो ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं उनके अध्ययन के लिए। अब जैसे अगर आपको पूरा ब्रह्मांड समझना है तो वेव्स के थ्रू ही हम लोग ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ओके, जैसे कोई रेज आती हैं, उनसे जो लाइट आ रही है, समटाइम्स जैसे आज कोई टेलीस्कोप आप देखते हैं, वहां पे ऐसा होता है ना कि आपने ये देखा गया टेलीस्कोप में, तो वो आज देखा गया, तो आज उस समय नहीं वो घटना हो रही है। वो घटना जितने लाइट ईयर पुरानी होगी, जितनी पुरानी लाइट आ रही होगी उस टेलीस्कोप पे, वो घटना उतनी ही पुरानी होती है। कई कई हो सकता है कि 10 लाइट ईयर पुरानी हो, 10,000 लाइट ईयर पुरानी हो, समझे। तो बहुत पुरानी पुरानी घटनाएं होती हैं, उसको हम देखते हैं। जब आपको कोई चीज कब दिखाई देती है? जब मान लीजिए ये आपकी आंख है, मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक, और आप रेस, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से रेस ऐसे गई, ऐसे टकरा के जब ये यहाँ पे आएगी आपकी आंख पे, समझे, तभी वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी। अगर यहां से ये हट जाएगी तो आंख तक नहीं आ पाई तो नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही टेलीस्कोप में होता है। टेलीस्कोप में कोई अगर तरंग आ रही है, कोई अगर वेव आ रही है, हो सकता है वो लाखों साल पहले चली हो, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले चली हो, बिलियंस ईयर्स पहले चली हो। तो जब से वो चली है, वो अगर आज यहाँ पे दिखाई दी है, तो हो सकता है वो घटना लाखों साल पहले हो चुकी हो, दिखाई बट तुमको आज दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके का ये सीन है। इसमें होगा कि ग्रेविटेशनल वेव है, उनका अध्ययन किया जाएगा, उससे ये पता चलेगा हमारा ब्रह्मांड कैसा है, हमारा यूनिवर्स कैसा है। जो ग्रेविटेशनल जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उनकी सबसे पहले चर्चा की थी 1916 में आइंस्टीन ने। उन्होंने अपनी एक थ्योरी देखी दी थी, आपको शायद याद हो, बहुत चर्चित थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसमें ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी बात करते हैं। तो
तो ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए दुनिया भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको यूएसए में मिलते हैं 2 ऑब्जर्वेटरी ऐसी हैं, और इटली में 1 ऑब्जर्वेटरी है, जापान में 1 ऑब्जर्वेटरी है, और इस समय इंडिया भी ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात कर रहा है। ये फंक्शनल शायद 2030 तक हो पाएगी। चलिए, और 2016 में देखिए यूएसए और इंडिया का एक बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि ये जो लीगो जो ऑब्जर्वेटरी होती है एक तरीके से, वो जब तक 3 ऑब्जर्वेटरी एक साथ काम नहीं करती हैं तब तक ये वर्किंग हालत में नहीं आती है, तब तक ये ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। तो 2 ऑब्जर्वेटरी यूएसए के पास में, यूएसए चाहता था कि एक तीसरी ऑब्जर्वेटरी इंडिया बनाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ी रहेगी। और जैसे मैंने बताया ना, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, अगर बहुत बहुत साइंटिफिक वे में मैं बात करूं तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, न्यूट्रॉन स्टार्स, न्यूट्रॉन तारे हों या ब्लैक होल्स हैं, जब वो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, तो उससे ये ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। ठीक, और इसमें बस इसमें लिखा होगा 4-4 किलोमीटर के, चलो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो, ये है। अब ये बनाई कहाँ पे जाएगी, तो देखिए बनाई जाएगी ये यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है, ये हिंगोली जिला है महाराष्ट्र का। हिंगोली जिला में 174 एकड़ की जमीन खोली गई है। ठीक, अधिग्रहित कर दी गई है। 2030 तक इसकी शुरुआत होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब और क्या क्या इसमें चीजें, तो ये लीगो जो है ये किसके अंदर आती है, समझे, लीगो किसके अंदर आती है, तो डीएई जिसको आप बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंदर आती है। हिंदी में मैं बात करूंगा तो बोलूंगा परमाणु ऊर्जा विभाग। अब परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना, 1954 में बना था। और ये किसके अंदर आता है, तो सीधे प्रधानमंत्री के अंदर आता है। मैंने बताया था डीओएस जो परमाणु जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो भी सीधे प्रधानमंत्री के अंदर में आता है, समझे। तो किसी मतलब पीएमओ एक तरीके से इस पे काम करता है, प्रधानमंत्री तो अकेले क्या ही कर पाएंगे, समझे। तो बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो पीएमओ बहुत सी चीजें इन पे करता है। ठीक, ये सब चीजें आपको लिखी गई हैं। लीगो का संचालन करेगा परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसके साथ में यूजीसी की एक स्वायत्त प्रणाली जो बनाई गई थी, निकाय बनाई गई थी 2-3 साल पहले, वो काम करेगी, और 3 अन्य संस्थाएं इसी विभाग की वो काम करेंगी। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, तो इससे बस मोटी मोटी चीज आप समझ लें। एक अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो शायद मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज है जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, तो उनको ध्यान रखना, वो कोई चिंता वाली बात नहीं। तो 4 किलोमीटर के 2 ऐसे बनाए जाएंगे, समझे, टनल टाइप की, आप ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर इसमें लगे होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे होंगे, यहाँ से लेजर जाएगी जो स्प्लिट की जाएगी दोनों तरफ। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जो ग्रेविटेशनल जो तरंगे होती हैं, वो इसमें चेंजेस करती हैं। तो जब ये लौट के वापस आएगी यहाँ पे जब ये दोनों तरफ से लौट के वापस आएगी, तो इसके दोनों तरंगों के फेज में, दोनों वेव्स के फेज में डिफरेंस मिलेगा। ये इससे पता चलता है कि ये मतलब जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो मौजूद हैं, और उनका अध्ययन किया जाता है। 2017 में इसी के लिए ग्रेविटेशनल जो फील्ड, जो ग्रेविटेशनल तरंगे हैं, इनकी जो खोज की गई थी। और तो इसके लिए ही 2017 का नोबेल दिया गया था। चलिए आगे वाले पे आ जाता हूँ मैं। अंतरिक्ष नीति 2023, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सीधी कहानी मैं ऐसे बताता हूँ आपको कैसे, मैं एक ही बार में इसको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जो दुनिया भर में जो स्पेस एजेंसीज हैं, वो अपने अपने प्रोग्राम चलाती हैं, बहुत सी चीज़ें करती हैं, सीखती हैं, खराब होती हैं। आप देखते हैं बहुत से सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, कई बार मिशन फेल हो जाता है, कई बार सक्सेस हो जाता है। तो बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत आगे तक अभी दुनिया जाएगी, सैकड़ों साल तक अभी बहुत रिसर्च इसमें होंगी, बहुत चीज़ें नई नई पता चलेंगी। अब इसमें हर जो दुनिया की हर देश की स्पेस एजेंसी है, वो रिसर्च करती रहती है। अब देखिए रिसर्च करेगी जब टाइम होगा, जब वक्त होगा। इसरो के पास में इस समय वक्त नहीं है। समस्या क्या है, इसरो का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, मतलब इसरो बहुत सारे सैटेलाइट बनाता है, लॉन्च व्हीकल बनाता है, बहुत सारे रॉकेट बनाता है, बहुत सारी दुनिया की अन्य जो रॉकेट हैं उनको लॉन्च करने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है, इसलिए वो प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पा रहा है। और जो इंडिया है, इंडिया भी बहुत मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का, वो भी इसमें स्टैग्नेंट है। 2020 में थोड़ी सी कोशिश की थी भारत सरकार ने कि इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके आया जाए, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा थोड़ा किया जाए स्पेस को लेके, कुछ कुछ मुद्दों पे, सारे मुद्दों पे नहीं, क्योंकि डिफेंस भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से बहुत सारी सामरिक चीजें भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हुआ यह है कि इस जो अंतरिक्ष नीति 2023 है, इसमें बहुत सारा पार्ट है स्पेस का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, या स्पेस में
एक्सेस का इंडिया से, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है, लेकिन वो कुछ कुछ चीजों के लिए खोला गया, सब चीजों के लिए नहीं खोला गया। ठीक है, तो रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, कब ये दी गई? तो 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दे दी गई। ठीक, चलिए, और किसको? इसको छोड़ के, और बस इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई केवल उतनी ही चीजें लिखी हैं। ठीक है, बहुत सही है। चलिए, और अभी देखा है आपने कि बहुत बहुत से छोटी छोटी चीजें ऐसी हो सकती हैं, बाकी सब इन सब चीजों को पढ़ लेना, ऐसे कुछ बहुत खास नहीं है। इसमें एक रिपोर्ट का के हवाले से लिखा गया है कि मैकेंजी की एक रिपोर्ट है कि 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जो थी वो 500 बिलियन डॉलर के करीब थी, स्पेस अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन इंडिया की इसमें आप हिस्सेदारी देखिए केवल 2% के आसपास है। तो हालांकि सोमनाथ बोल रहे हैं कि 10% तक इसको बढ़ाया जाएगा आगे कुछ समय के। और आपने ये सब नाम सुने होंगे कि विक्रम सैट है, और अंतरिक्ष जो अग्निकुल है ने लिक्विड इंजन का परीक्षण किया था इसकी शुरुआत के साथ में ही। ठीक है, तो स्काई रूट का ही एक ऑर्बिट रॉकेट था विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया गया था यहाँ से। इतनी चीज याद रखना। NSIL के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो नीचे यहाँ पे लिखा है। 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये वाला पॉइंट का निर्माण किया गया था। ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म की तरीके से काम करती है, मतलब इसरो का जो कॉमर्शलाइजेशन है उसको ये हैंडल करने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक। ठीक, अब यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का ही एक कमीशन है, यूरोपियन कमीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, भारत की अनूठी कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेतक, ठीक, प्रिजर्व जियोग्राफिकल इंडिकेटर, प्रिजर्व ही होगा आई गेस, देख लेना एक बार, जो उसको दे दिया गया। ठीक, कांगड़ा चाय को। तो आप हिमाचल में आपने 2 घाटियां बहुत खूब सुनी होंगी, बहुत, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। ठीक, कुल्लू कांगड़ा घाटी आसपास में ही 22 मार्च को ये घोषणा कर दी गई थी, और जो 11 अप्रैल से लागू हो गई। अब देखिए इससे फायदा क्या है, इससे इंडिया को फायदा क्या है? जब ऐसा कोई इंडिकेशन दिया जाता है तो देखिए यूरोप एक बहुत एलीट क्लास की मार्केट है, जहाँ पे बहुत एलीट क्लास के आपको सोसाइटी मिलेगी, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो इन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत जो रेटिफाई चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उन पे खर्च करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत देख के वो लोग मतलब खरीदते हैं। मार्केट में उन्हीं चीज़ों को वैल्यू उतनी दी जाती है जो ऐसी चीज़ों के कई बहुत टैग मिल चुके हों, जो बहुत विश्वविख्यात हो चुके हों। ठीक है, तो इसलिए जो जो ये चाय है, जो ये कांगड़ा चाय है हिमाचल की, इसको बूस्ट मिलेगा, मतलब एक्सपोर्ट में बूस्ट मिलेगा, पैसे में, इनकम में फायदा होगा यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों को। ठीक है, तो अब इंडिया में यहाँ पे जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि जो ये है कांगड़ा चाय, इस ऐसे ही बासमती चावल के लिए इंडिया बोल रहा था कि आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा, यूरोपीय आयोग से इसी से बासमती चावल के दर्जे के लिए इंडिया बोल रहा था बार बार, बट नहीं दिया। क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक लड़ाई है बासमती चावल को लेके। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को ठीक से देखते हैं तो आपको पता चलेगा। वहां पे इंडिया, पाकिस्तान क्लेम करता है कि आप जो बासमती चावल है वो पाकिस्तान का है, बट इंडिया क्लेम करता है कि नहीं नहीं ये तो इंडिया का है, क्योंकि बहुत पहले की कहानी है, बासमती चावल दोनों ही रीजन में ठीक ठाक तरीके से होता रहा है। तो इस लड़ाई को पे ये सब समस्या आती रही बासमती चावल को लेके। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं सब चीज़ों को है ये जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जो है इसी तरीके का होता है, जैसे ऐसे दिया जाता है, तो वही वो इंटरनेशनली यूरोपियन जो यूरोपीय आयोग है उसको दिया जाता है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला पहला, 40 बार आप देख चुके हैं, 400 बार पढ़ चुके हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे आ जाता हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट लगा लेना, बड़ी घटना है क्योंकि, और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात इतनी सारी चलती रहती है हमेशा, तो ये सब बातें उठ के सामने आएंगी, समझे। तो देखिए एक रिपोर्ट है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की, इंडिया IBEF जिसको बोलते हैं, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बोला गया 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। ठीक, बन जाएगा ऐसा इसमें क्लेम किया गया। इस पॉइंट को कहीं पे लिख लेना, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी। आप एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्शन में इसको उठा के डाल सकते हैं, जो पीटी में भी आ सकता है, लक्ष्य आते हैं कई बार पूछे जाते हैं। इंडिया की जो सोलर विनिर्माण क्षमता है 2020 में 10 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है।
ठीक, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट इसने जारी की, IBEF ने 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन जाएगा। ठीक, इससे अब जब बन जाएगा तो 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं मैं उन पे पिन पॉइंट होकर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब देखिए जो जो डोमेस्टिक सौर ऊर्जा निर्माण है, मतलब ऐसे पैनल बनाए जाएंगे, वायरिंग बनेगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, बैटरीज होंगी, इन सब चीज़ों के लिए जो PIL स्कीम होती है, मतलब इंडिया ने एक स्कीम चालू की है जिसको बोलते हैं प्रोत्साहन। जैसे उत्पादन, अगर कहा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, मतलब किसी चीज़ का अगर आप उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ राहत देती है भारत सरकार। उस स्कीम को बोलते हैं PLI, PIL नहीं, सॉरी, PLI। ठीक, PLI स्कीम। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा मिशन इंडिया चला रही है कि बल्ब आपको बनाने हैं जो LED बल्ब हैं, कम ऊर्जा खपत इनकी होती है, तो अगर आप LED बल्ब 1000 बनाते हैं तो पर टाइम के आधार से, मतलब 100 के आधार से, 200 के आधार से, 500 के आधार से, इससे भारत सरकार इनको, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को रिलैक्सेशन देगी। बहुत सी जगह इनके टैक्स में रिलैक्सेशन देगी, सब्सिडी में रिलैक्सेशन देगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, इस योजना को सौर PV खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। चलिए, ये कोई ठीक है चीज, एक बार देख लेना। चलिए, अब इसमें कई जो इस समय चल रहा है, जैसे अडानी ग्रुप है गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर रहा है, जबकि टाटा पावर ऐसा ही 1.1 गीगावाट का कहाँ कर रहा है, तो वो कर रहा है बेंगलोर में, जबकि वारी एनर्जी है जो वो महाराष्ट्र और गुजरात में कर रही है। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, संभावना इससे है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है इससे, और ये वाली रिपोर्ट ये पूछी जा सकती है। ठीक, लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ज है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, भारत को UN सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक्स ड्रग और UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। समझे? अब यार देखो, बहुत बहुत सही चीजें हो रही हैं, सदस्य चुना गया। अब इंडिया का ऑरा इससे पड़ता है, इंटरनेशनल जब चीजें होती हैं तो उसमें इंडिया का ऑरा आपको नजर आएगा। तो यूनाइटेड नेशंस का सांख्यिकी आयोग हो, नारकोटिक्स या तब मादक पदार्थ जो होते हैं उनकी जो ड्रग्स होती हैं उनको, और यूनाइटेड नेशंस का जो HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। सदस्य, ठीक, 3 चीजें हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन हो सकता है इसी से ऐसे निकल के आया कि इसमें से किसमें नहीं चुना गया, तो चौथा एक और डाल देगा फालतू का, समझे, कंफ्यूज कर देगा। या किसमें चुना गया तो 3 फालतू का डालेगा, एक इसमें से उठा के डाल देगा। ठीक, अब वो क्या होता है, तो बहुत सारी ये सब चीजें यूनाइटेड नेशंस करता रहता। ठीक, तो ये निर्णय कैसे लिया गया, तो 6 अप्रैल 2023 को यूनाइटेड नेशंस आर्थिक सामाजिक परिषद जिसको इकोसॉक कई बार बोलते हैं, इको SOC बोलते हैं, की बैठक में ये किया गया। और इसकी घोषणा किसने की, तो एस जयशंकर ने की। ठीक, और चलिए, इसको 4 वर्ष की होगी। कितने समय में सांख्यिकी आयोग में इंडिया कितने समय तक सदस्य रहेगा, तो ये 4 वर्ष तक इसकी सदस्यता होगी। 1 जनवरी 2024 से होगी। ठीक, 1 जनवरी 2024 से शुरुआत होगी। ठीक है, और इसमें 4 साल आप ऐड कर लेना। चलिए, और दूसरा जो है मादक पदार्थ, यानी जिसकी चर्चा सेकंड वाले उसमें की गई थी, देखिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू करने के लिए निगरानी रखता है, ये सब चीजें। वहीं ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, ठीक, HIV एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। और इसमें है क्या क्या, ये सब चीजें हैं कि इंडिया कैसे कैसे आया, कौन कौन से देश में किसके किसके मत मिले। इसमें 2 राउंड हुए, एक राउंड ये है, दूसरा राउंड इसमें ये लिखा गया। ठीक, चलिए, इन सब चीजों को आप आराम से देख लेना, बहुत कुछ खास चीज नहीं है इसमें। ये नहीं पूछेगा कि कितने वोट से क्या क्या हुआ, कौन पहले राउंड में था, दूसरे राउंड में। ठीक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आप देखते हैं, दुनिया भर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी अपनी रिपोर्ट देती रहती हैं, और बहुत खराब चीजें उसमें इंडिया के बारे में आप सुनेंगे। या फिर वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी रिपोर्ट हो, जैसे HDI हो गई, और जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, या फिर आपकी मीडिया के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन को लेके, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया को। हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गई। ठीक, इंडिया हर बार से यही कोशिश करता है कि अब वैश्विक मंच से इंडिया बोलने भी लगा है कि इसमें इंडिया के साथ में बहुत ज्यादती की जाती है। कई बार कुछ हद तक सच होती है, कुछ हद तक हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड ये मानने को अभी भी तैयार नहीं है
कि इंडिया एक उभरता हुआ कंट्री है। सीरियसली मैं सीरियस मोड पे ये बात कह रहा हूँ, सीरियस नोट पे मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी इंडिया को थर्ड वर्ल्ड ही बोला जाता है कई जगह पे। मैं बहुत बार इस बात की चर्चा कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, थर्ड वर्ल्ड ही बोला जाता है, तीसरी दुनिया समझे। तो हालांकि इंडिया बहुत और आप ठीक ठाक अच्छा बढ़ गया है, वर्ल्ड स्टेचर पर ठीक ठाक तरीके से इंडिया नजर आता है देखने में। तो ठीक है, ये एक रिपोर्ट किसने जारी की? तो टाटा ट्रस्ट, इंडिया का ही है, टाटा ट्रस्ट ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसको बोलते हैं IJR, इंडिया रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? तीसरा है। 2019-20 में इसे जारी किया गया था, इससे पहले। अब ये जारी की गई है कब? तो 2022 में। रिपोर्ट 23 में आई है, 2022 की रिपोर्ट है, ऐसे याद रखना, इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं 22-23 में। ठीक, और ये अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो 22 वाला 23 में करके आएंगे, 23 वाला पता नहीं कहाँ करके आएंगे। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजों की तुलना की गई है, इसको जरा देख लो एक बार। इस रिपोर्ट में देखिए आपको देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों पे इसमें बात की गई है। जैसे हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी संख्या के बारे में इसमें लिखा गया है कि हाई कोर्ट के टोटल जजेस हैं जो 1108 स्वीकृत हैं, जबकि 778 ही इस समय काम कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने काबिल हैं। इंडिया में वैसे ही बहुत लेत लतीफ़ आपको न्याय मिलता है। न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है, जो बोलते हैं ना न्याय तो मिल ही जाएगा, न्याय आसानी से नहीं मिलता है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए ताकत चाहिए, पैसा चाहिए आपके पास में, टाइम चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। न्याय चल के नहीं आता है आपके दरवाजे पे, ठीक, ये नहीं चलो हम आए हैं दरवाजा खोलो, आपको खुद दरवाजे तक उसके जाना पड़ेगा, सर पटक पटक के रोना पड़ेगा कई बार, तब मिलेगा। भारत की स्थिति भी ऐसी ही है। ठीक है, और आपको पता ही है कि अगर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोल देते हैं तो अवमानना में आ जाता है वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, जुडिशियल पावर, मतलब जुडिशरी को ये पावर होती है, ठीक है, कि वो अवमानना में आपकी कही हुई बातों को ले सकता है। चलिए, अधीनस्थ जो अदालतें हैं उसमें 24,631 पद स्वीकृत है, जबकि जो इस समय वास्तविक संख्या है तो 19,000 समथिंग। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए बहुत पेंडिंग केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस होते हैं। देखिए, केस पेंडेंसी की औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 11.34 ईयर, इतनी पेंडेंसी है औसत, एवरेज है इतनी है, मतलब बहुत ज्यादा है। जबकि वेस्ट बंगाल में 9.9। उत्तर प्रदेश की देखिए समस्या बहुत बड़ी है। देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, 23 या 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रही होगी। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हैं तो चौथे, पांचवें, छठे नंबर के आसपास, पांचवें नंबर के आसपास ये ऐसा कंट्री होगा, जो ये ऐसा स्टेट है जो अदर कंट्रीज से भी जनगणना में अगर देखोगे तो, पॉपुलेशन में देखोगे तो आपको मतलब वर्ल्ड स्तर पे भी अच्छा पांचवें आठवें नंबर पे आता होगा, आई डोंट नो, बस इसी के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देखते हैं कि केवल हाई कोर्ट एक है, हाई कोर्ट एक तो होता ही है हर स्टेट का, या ज्वाइंट होगा, बट इसकी जो कई बार डिमांड होती रहती है बेंच की डिमांड हमेशा हुई है। जैसे कि लखनऊ, इसकी हाई कोर्ट, इसकी एक बेंच लखनऊ में है, जबकि वेस्टर्न यूपी वाले हैं जो हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब लोग डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक बेंच होनी चाहिए, मेरठ में या गाजियाबाद इसी के आसपास कोई बेंच होनी चाहिए। ये लोग 600-800 किलोमीटर चल के लखनऊ जाते हैं कई बार, ठीक है, वहाँ पे ये न्याय मांगने। और आपकी तारीख अगर बार बार पढ़ रही है तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बार बार ये सब चीजें कुछ रिफॉर्म होने चाहिए, जरूरी हैं। ठीक है, तो पेंडेंसी के बारे में और भी स्टेट हैं, जैसे त्रिपुरा है जिसमें सबसे कम औसत पेंडेंसी है, इसके बाद सिक्किम है, मेघालय है। और जो CCR है, जो जिसको बोलते हैं केस क्लियरेंस रिपोर्ट रेट, जो केस का क्लियरेंस हो रही है, केस कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, उसकी जो उसका जो रेट है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। जैसे एक वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या का अनुपात दर्शाता है। इसको सब रटने की बात नहीं है, बट इतना समझ लो कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। मतलब अगर CCR 100% है तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके केस निपटाए जा रहे हैं, और लंबित जो मामले हैं पहले के, उनकी संख्या कम हो रही है। ठीक, IJR जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसके अनुसार केवल 4 हाईकोर्ट जो ऐसे हैं जिनमें 2018-19 की बात कर रहा, 2018-19 में केवल 4 हाईकोर्ट ऐसे थे जिनका CCR 100% से ज्यादा था, जबकि 2022 में 12 हाईकोर्ट ऐसे हो गए जिनका CCR जो है 100% से ज्यादा है। मतलब ये एक अच्छा साइन है, अच्छा साइन है, आगे आने वाले समय में पेंडेंसी कम होगी। चलिए, अब आगे की बात है CCR की बात, तो केरला आपको इसमें टॉप में देखने को मिलता है, जबकि ओडिशा जो है वहाँ CCR 131 है, राजस्थान ये है और बॉम्बे ये है।
अगर बात करते हो आप यूपी की, तो यूपी की हालत अति गंभीर है, अति गंभीर है। ठीक है, अब देखिए आगे का पॉइंट क्या लिखा है। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले, ठीक, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे पे, जबकि यूपी 18वें सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट पे। ठीक है, यूपी के साथ में अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, देखना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट, सीरियसली इसको डिवाइड होना चाहिए, और नहीं डिवाइड हो तो कम से कम बेंच तो, कम से 2 नहीं खुल पाए तो 1 तो बेंच बढ़नी चाहिए मुझे, न्याय चल के नहीं आता है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। सबसे बड़े वाले वितरण वाले न्याय वितरण में सबसे बड़े 8 राज्य हैं जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें 3 मैंने आपको बताया वो ये हैं। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटे वालों की बात हो रही है 1 करोड़ से कम वालों की, तो सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा सब नॉर्थ ईस्ट वाले ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में सबसे बाद में आपको देखने को मिलता है हिमाचल और गोवा सबसे बाद में। ठीक, कैदियों की संख्या की बात की गई है, तो कैदियों देखिए कितना कितना खराब सीन है कि 77% कैदी जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, इनको अभी तक सजा ही नहीं हुई है। ठीक, आप अगर अंडर ट्रायल कैदी हैं, 10 साल तक आपका केस चला, डिसीजन 10 साल तक नहीं आया, आपकी जमानत भी नहीं हो सकती है, ऐसी कुछ दफाएं आपके ऊपर लगी हुई हैं जो अवेलेबल नहीं है। वहां पे आपको अंडर ट्रायल कैदी मान लिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको बाद में सजा होनी हो 8 साल की या 7 साल की। मान लीजिए कोई मर्डर केस है, उसमें आपको 7 साल की सजा होनी हो, बट आप पहले ही 10 साल बिता चुके हैं। कहाँ बिता चुके हैं? तो जेल के अंदर बिता चुके हैं। फिर जेल कहेगी कि आप कहेंगे 3 साल मेरे वापस करो, तो वो नहीं होगा। मैं एक नॉर्मल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का फेवर नहीं है, बस जुडिशरी में न्याय जो है बहुत आसान नहीं है। ठीक, इसलिए बहुत सारी चीजें, जिला उच्च और जिला न्यायालयों में 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं, समझ लीजिए। महिलाओं के हाईकोर्ट में जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग 2% की वृद्धि हुई है, बस 2% की, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है। जिला अदालतों में ऊपर के लेवल पे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, तो ये संख्या बहुत कम है। फिर बहुत सारे डेटा है यहाँ पे, TISS का प्रयास है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, उसका प्रयास है, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक, इस रिपोर्ट की न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया गया, जिसमें पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानूनी सहायता। ठीक, चलिए एक टॉपिक और ये है, इस टॉपिक को मैं बाद में कवर कर दूंगा, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब एक लेक्चर में लेके आऊंगा जिसमें सीधे पूरी राष्ट्रीय जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हम लोग 6 महीने की जो एक लेक्चर के बाद में हम ये आपसे कह सकेंगे कि 6 महीने का पूरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अर्धवार्षिकी है घटनासार की, वो हम लोगों ने थॉरली कंप्लीट कर ली है। इससे कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, और इसके बाद में जब ये खत्म हो जाएगी, मतलब कल सुबह ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में आपके सामने आएगा अंतर्राष्ट्रीय वाला सीन। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, उसको मैं 3 लेक्चर में सीधे सीधे निपटाऊंगा, जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की केवल कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ सकें, क्या क्या निकालना है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, कई बार ये मुश्किल हो जाती है ना कि इससे क्या निकालो, क्या एग्जाम में आएगा। इतनी सारी चीज़ें लिखी, इतना सारा बुलेट पॉइंट है, क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, तो फालतू की चीज़ें मत पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अभी मैंने ये करा दिया, आगे से जब भी मान लीजिए कोई नई घटना सार आई या कुछ आई, उसके मैं अलग अपनी तरफ से मैं नोट्स बनाऊंगा। आप विश्वास करेंगे कि वो बिल्कुल सटीक नोट्स होंगे, क्योंकि इसको भी मैं, अब मान लीजिए 192 पेजेस की है, अगर मैं इसके नोट्स बनाऊं तो मैं 40 पेजेस के आसपास में खत्म कर दूंगा इसको, पूरे 6 महीने के, तो वो काम उसका चल जाएगा, समझे। चलिए, अभी मैं ये बस इसमें कोशिश मेरी ये है कि आप ये देखें कि सीरियसली इसमें निकालना क्या क्या होता है, क्या क्या निकालना होता है, और पढ़ना भी एक बार बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तो आपके कनेक्शंस नहीं बनते हैं, फिर आप बुलेट पॉइंट में आप चीज़ें केवल रखते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सेशन अच्छा लगा हो। यूपीएससी PCS 2024 के लिए अगर आप बहुत ध्यान से लगना चाहते हो तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेकआउट कर लेना। अगर तैयारी सही से करनी है केवल UPPC 2024 की, तो ही नहीं, इधर उधर का कुछ करना हो तो प्लीज़ मत आना। उस चैनल के अपने मायने होंगे, उसमें मैं ज़्यादा लोगों को रखना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। RO के पेपर में भी मिलेगा, और यूपी का जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेनली मैं फोकस्ड हूँ UPPCS के लिए, UPPCS 2024 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में।